स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं उपस्थित हुआ हूं पॉलिटी का पार्ट नंबर 3 लेकर के, जिसमें आपको चार्टर एक्ट 1833 से शुरू करेंगे और लगभग 1858 तक के चार्टर तक हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। और क्योंकि वीडियो बहुत ही विस्तृत होने वाला है, इसलिए आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए और इसमें जरूरी पॉइंट्स राइट कर लीजिए। हालांकि चार्टर एक्ट में सारे ही पॉइंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले होते हैं और परीक्षा में पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आता है, चार्टर एक्ट 1833 से लेकर के चार्टर एक्ट 1858 तक। अगर आप इस वीडियो को देखते हैं तो आपको काफी बेनिफिशियल चीजें मिलने वाली है और मैं ये दावा कर सकता हूं कि इस तरीके के वीडियो आपको और कहीं नहीं मिलने वाले हैं। अगर वो लोग आपको इन चैप्टर्स के बारे में, इन चार्टर एक्ट के बारे में समझा भी रहे हैं तो कुछ जरूरी पॉइंट बता देते हैं। और मॉक टेस्ट, आजकल मॉक टेस्ट की भरमार है। जब आपको सिलेबस तैयार नहीं है तो मॉक टेस्ट आप क्या करोगे? सबसे पहले सिलेबस तैयार कर लो, सिलेबस में क्या आ रहा है पहले वो जान लो, ठीक है। इसलिए राज्य व्यवस्था की सही जानकारी अगर आपको चाहिए तो सबसे पहले आप लोग ये जितने भी चार्टर एक्ट हैं 1947 तक का सारा चार्टर एक्ट आप अपने माइंड में उतार लीजिए। 1773 से लेकर के 1947 तक का जितना भी अधिनियम आया है वो अधिनियम सारे अपने माइंड में उतार लीजिए और इसका मैं मॉक टेस्ट करवाऊंगा। जैसे ही ये एंड होगा इसका मॉक टेस्ट मैं आपको करवाऊंगा। कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो आपको एग्जाम्स में ना मिले। इसलिए कहीं मत जाइए, मेरे साथ बने रहिए और वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है, अपनी नॉलेज है उसको बढ़ा सकें और बारीकियों पर भी नजर रख सकें। जैसा कि आप जानते हैं, मैं हूं दीपेंद्र और आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल में जीएस विद दीपेंद्र सर में। तो आइए शुरू करते हैं। चार्टर एक्ट 1833 क्या बताया गया है इसमें? नंबर 1 क्या कहा गया है कि अंग्रेजों को बिना अनुमति पत्र के ही भारत आने या रहने या भूमि खरीदने की अनुमति दे दी गई थी। अंग्रेजों को मतलब इंग्लैंड से आने वाला कोई भी व्यक्ति जो इंग्लैंड का निवासी था वो भारत आने के लिए किसी भी अनुमति पत्र का बाध्य नहीं था। वो अपने आप यहां आ सकता था, यहां रह सकता था, भारत की जमीन भी खरीद सकता था। तो पहला तो अधिनियम ये पास किया गया। नंबर टू भारत में दास प्रथा यानी स्लेवरी मतलब दास, जो कि मजदूर होते हैं, जबरदस्ती उन पर काम करवाया जाता है, ऐसी प्रथा को गैर कानूनी बताया गया और उसको घोषित गैर कानूनी कर भी दिया गया तथा गवर्नर जनरल को निर्देश दिया गया कि वह भारत से दास प्रथा को समाप्त करने के लिए जरूरी कदम उठाए, यानी कि विधिक नियम बनाए और उन नियमों के तहत स्लेवरी को खत्म किया जा सके। स्लेवरी सिर्फ केवल भारत में ही नहीं थी, स्लेवरी तो अमेरिका में भी थी, स्लेवरी तो फ्रांस में भी थी। फ्रांस के लोगों ने, अमेरिका के लोगों ने अपने यहां स्लेवरी खत्म करी। जब आप अमेरिका का इतिहास पढ़ेंगे तो उसमें आप देखेंगे कि जो दक्षिण अमेरिका है और उत्तर अमेरिका है, नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, तो साउथ अमेरिका के जो लोग थे वो आपके क्या कहते गुलाम थे, यानी दास प्रथा से पीड़ित थे। जबकि उत्तर अमेरिका के जो लोग थे वो शहरी क्षेत्र से यानी अर्बन सिटीज में से थे और वो लोग बहुत ही पैसे वाले लोग थे। वो पैसे वाले लोग इसलिए थे क्योंकि वहां के लोगों ने, वहां के जो प्रशासनकारी थे, अधिकारी थे, राजनेता थे, उन्होंने अपने देश पर ध्यान दिया। जबकि दक्षिण अमेरिका में कम ध्यान दिया गया और क्योंकि वहां पर ज्यादा से ज्यादा जमीनें थी, मींस खेती के लिए उपजाऊ जमीन थी, इसलिए कोई भी राजनेता ये नहीं चाहता था कि अगर इस देश पर हम इंडस्ट्रियलाइजेशन कर देंगे तो एक तो जमीन का भी विनाश हो जाएगा, खेती करने के लिए उपयोगी जो जमीन है वो भी खत्म हो जाएगी। तो उन लोगों ने सोचा कि इनको दास प्रथा में ही जीने दो। वहां पर लोग अपने आप को किस तरीके से उन्होंने निकाला उसके बारे में बताएंगे। तो दास का मतलब ही होता है कि जबरदस्ती आपसे काम कराया जाए।
8 घंटे के अलावा 12 घंटे काम कराए जाएं। 12 घंटे काम कराने के बावजूद में भी वेतन बहुत ही थोड़ा सा दिया जाए। ऐसी जो चीजें होती हैं वो दास प्रथा के अंदर आती हैं, उसको इंग्लिश में स्लेवरी कहते हैं। और ये चीज 1833 के चार्टर एक्ट में ये अधिनियम आया कि भारत से भी स्लेवरी को खत्म किया जाए। तो नंबर 1 पॉइंट आपने सबसे पहले सीखा, सबसे पहले नंबर 1 पॉइंट में आपने क्या सीखा कि अंग्रेज जो आ रहे थे इंग्लैंड से, उनको किसी भी अनुमति पत्र पर कोई भी हस्ताक्षर या साइन करने की कोई जरूरत नहीं है। आप आइए, भारत में जमीन लीजिए, भारत की जमीन को खरीद करके आप यहां रह सकते हैं, जब चाहे जितनी मर्जी आराम से रहिए। तो इस तरीके का अधिनियम पास किया। नंबर 2, भारत से स्लेवरी को खत्म करने के लिए निर्देश दिए गए और भारत और गवर्नर जनरल को यह आदेश दिया गया कि इस पर जरूरी आवश्यक नियम बनाए जाएं। समझ में आ रही बात? नंबर 3 क्या है? चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार करने संबंधी कंपनी के जो अधिकार थे उनको अब समाप्त कर दिया गया था। भारत में सरकार का वित्तीय तथा प्रशासनिक रूप से केंद्रीकरण करने का प्रयास किया गया। गवर्नर जनरल की परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति की गई। इस बात का मतलब अगर आप समझना चाहते हैं तो चार्टर एक्ट 1813 में मैंने आपको बताया था, इसका वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो चार्टर एक्ट के 1813 में चीन के साथ व्यापार करने का अधिकार गवर्नमेंट ने दे दिया था और चाय का व्यापार करने के लिए उसको अधिकार मिला था। लेकिन 1833 तक आते आते उसका व्यापार संबंधी जो नियम थे, चीन के साथ जो व्यापार था, उसको पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया गया था 1833 के चार्टर एक्ट के तौर पर। और उसके बाद में कंपनी की जो वित्तीय थी यानी फाइनेंशियल स्टेटस जो था और प्रशासनिक यानी एडमिनिस्ट्रेशन जो था, उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश कर रहे थे, प्रयास कर रहे थे। सेंट्रलाइज का मतलब होता है केंद्रीकृत करना। यानी अब जैसे कि अगर छोटा सा एग्जांपल मैं बताऊं, इस समय भारत सरकार कहां से सरकार को चलाती है? दिल्ली से चलाती है। तो दिल्ली सेंट्रलाइज है यानी केंद्रीकृत है, वहां से पूरे देश की व्यवस्था को दुरुस्त किया जाता है, वहीं पर सारे विधिक कानून बनते हैं। पार्लियामेंट हमारी दिल्ली में ही है ना? इसी तरीके से उसको सेंट्रलाइज करने की कोशिश करी गई। पहले जो सेंटर था वो बंगाल था और बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी वो मद्रास और मुंबई की प्रेसिडेंसी से काफी बड़ी थी और उसके पास अधिकार भी मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी से ज्यादा थे। आगे पढ़ते हैं। इसके बाद क्या हुआ नंबर 4 में कि बंगाल का जो गवर्नर जनरल था अब भारत का गवर्नर जनरल हो गया और पहले गवर्नर जनरल बनने वाले लॉर्ड विलियम बेंटिक जो कि प्रथम गवर्नर जनरल बने। सन 1833 से पहले के जितने भी अधिनियम थे उसमें पहले जो गवर्नर जनरल था वो केवल बंगाल का गवर्नर जनरल था और अब वो जो बंगाल का गवर्नर जनरल था 1833 चार्टर एक्ट के अधिनियम के तौर पर उसको पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। आप समझ रहे हैं ना? पहले वो ओनली केवल बंगाल का ही गवर्नर जनरल था, अब वो पूरे भारत का गवर्नर जनरल बन चुका था। इसलिए यह भी बात सामने आ जाती है कि अब उसकी शक्तियां और भी बढ़ गई थी। जबकि मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनके पास अपने अधिकार थे, अपने कानून बनाने के अधिकार थे। लेकिन क्योंकि भारत के बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल बना दिया गया था, इसकी वजह से उसके पास अब पावर ज्यादा आ गई थी। इसलिए मद्रास और मुंबई की जो प्रेसिडेंसी थी उनके पास से उनके अधिकार छीन लिए गए। यानी कैसे अधिकार छीन लिए गए? विधिक कानून बनाने के अधिकार छीन लिए गए। और वो अधिकार किसको दे दिए गए? वो अधिकार दे दिए गए बंगाल का जो गवर्नर जनरल होता था, जो भारत का गवर्नर जनरल बन गया, यानी लॉर्ड विलियम बेंटिक जो प्रथम गवर्नर जनरल बने उनके पास आ गए थे और वहीं से अब सभी गवर्नर जनरल के पास में वो सारे नियम चले गए। नंबर 5 में मद्रास और मुंबई की कानून बनाने की जो शक्ति थी उसको समाप्त कर दिया गया। सपरिषद गवर्नर जनरल को ही भारत के लिए कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो भारत का गवर्नर जनरल ही अब विधिक अधिकारी एक तरीके से अगर देखा जाए वही कानून बना सकता था, वही कानून को निरस्त कर सकता था। उसके पास बहुत बड़ी पावर आ चुकी थी। अब चलते हैं चार्टर एक्ट जो 1853 का चार्टर एक्ट है उसके बाद में उसके बारे में समझते हैं। अब 1853 का अधिनियम, 1853 के अधिनियम में
कई निदेशक मंडलों को उनकी संख्या घटाकर के 24 से 18 कर दी गई। इसके बाद में उनकी शक्तियों को बढ़ा दिया गया। आइए समझते हैं 1853 का चार्टर अधिनियम। नंबर 1, बंगाल के लिए पृथक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्त की गई। कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक अपने अधीन रखने की अनुमति दी गई। यानी कि भारतीय प्रदेशों को अधिग्रहण करने की अनुमति संसद को दे दी गई। जब तक संसद चाहे तब तक उनका अधिग्रहण कर सकती है। नंबर 2, कंपनी के कर्मचारियों को नियुक्त के लिए प्रतियोगी परीक्षाओं की व्यवस्था की गई। नंबर 3, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या 24 से घटाकर 18 कर दी गई तथा इनमें से 6 सदस्यों की नियुक्त करने का अधिकार ब्रिटिश राजा को दिया गया। निदेशक मंडल के सदस्यों के लिए योग्यता निर्धारित की गई। मतलब निदेशक मंडल के सदस्यों की जो मेंबरशिप थी, सदस्यता थी, वो 24 से घटाकर के 18 कर दी गई और 6 अधिकारियों के नियुक्त के लिए ब्रिटिश राजा को उसका अधिकार दिया गया। वो वही करेगा, उनकी नियुक्ति वही स्वयं करेगा। ठीक है, आगे की बात क्या दी गई है। नंबर 4, कार्यकारिणी परिषद यानी एग्जीक्यूटिव काउंसिल के कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया। इसमें इंपॉर्टेंट जो चीज है वो क्या है कि बंगाल के लिए एक लेफ्टिनेंट गवर्नर की नियुक्ति का अधिनियम बनाया गया और उसको भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक अधिग्रहण कर सकती है, यानी कि उसके अधीन रह सकती है वो प्रदेश। यानी कंपनी ने पहली बार भारतीय प्रदेशों को अपने अधीन लेने की बात कही और वो बन गए ब्रिटिश भारतीय राज्य। नंबर 2, कंपनी के कर्मचारियों की नियुक्ति जो थी वो अब उसके लिए प्रतियोगी परीक्षा की व्यवस्था कर दी गई थी। यानी उनके लिए परीक्षाएं होंगी, उसके बाद में नियुक्ति होगी। नंबर 3, निदेशक मंडल में सदस्यों की संख्या पहले 24 होती थी, अब घटाकर के 18 कर दी गई। बाकी के 6 सदस्य थे, उनकी नियुक्ति ब्रिटिश राजा के द्वारा की जाएगी, ऐसा अधिनियम में लिखा गया और वो भी उनकी योग्यता पर। नंबर 4, कार्यकारिणी परिषद यानी कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल जो थी, उनके कानून सदस्य को परिषद का पूर्ण सदस्य बना दिया गया था, यानी कि परिषद का सदस्य चुन लिया गया था। स्टूडेंट्स, 1858 के अधिनियम एक क्रांतिकारी अधिनियम रहा। भारत के लोगों के लिए शांतिजनक अधिनियम रहा। 1857 की क्रांति, कंपनी के असंतोषजनक नीतियां, ये सब कहीं ना कहीं उसके नीतियों का उजागर करने का एक सबब बन गया। कंपनी का शासन अब खत्म हो गया था। 1858 की जो अधिनियम था उसमें कंपनी के शासन को पूरी तरीके से अब खत्म कर दिया। उसकी वजह 1857 की क्रांति थी और एक वजह जो 1853 का एक अधिनियम था जिसमें भारत की संसद ने जो कि कंपनी के अधीन थी, उसने ये एक प्रावधान किया था। उस प्रावधान में कहा गया था कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक रखने का अधिकार है जब तक वो चाहे, यानी कि उसके चाहे और चाहे पर डिपेंड था। तो संसद ने कहा था कि जब तक संसद चाहे तब तक वो उसके अधीन रख सकती है, यानी कंपनी भारतीय राज्यों को अपने अधिग्रहण करने की अनुमति उसको दे दी गई थी। और यही एक ऐसी वजह थी क्योंकि उसमें ये बात कही गई कि जब तक चाहे, तो इसका मतलब यह है कि कभी भी उससे सत्ता का हस्तांतरण किया जा सकता है। और यही एक ऐसी वजह रही जब ब्रिटिश संसद ने उस मौके का बिल्कुल 100% फायदा उठाया और 1858 के अधिनियम में ये पहली ही बात कह दी कि अब कंपनी को या कंपनी का शासन वहां से हटा दिया जा रहा है और उसका सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश संसद को कर दिया गया। यानी कहने का मतलब यह है कि सत्ता का हस्तांतरण तुरंत हो गया और वो कंपनी के हाथों से निकल करके अब वो ब्रिटिश संसद की तरफ चला गया। पहली बात। दूसरी बात, 1857 की क्रांति जो रही उसमें अलग अलग लोगों की
जो जनमानस की जो भावना है उसमें कंपनी के लिए विरोधाभास था, वो विरोधाभास ब्रिटिश संसद को कहीं ना कहीं एक कंपनी के चरित्र को उजागर करती हुई दिखाई पड़ी। इसीलिए ब्रिटिश संसद ने ऐसा अधिनियम बनाया जिसमें वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक ऐसा अधिनियम बनाया जो कि वहां के रहने वाले लोगों के लिए एक मिसाल पेश करे, ताकि लोगों को ये लगे कि उसका विश्वास अब भारतीय लोगों पर है और भारतीय लोगों का विश्वास ब्रिटिश संसद पर बना रहे। और ये एक ऐसी क्रांति रही जो कि 1757 की क्रांति के बाद में सबसे बड़ी क्रांति में से मानी जाती है। जो वीडियो को ज्यादा देर न करते हुए अब मैं शुरू करता हूं 1858 के अधिनियम जो आपके समक्ष हैं। नंबर वन क्या है? नंबर वन ये बात कही गई कि भारत का शासन ब्रिटिश संसद को दे दिया गया। नंबर टू, अखिल भारतीय सेवाओं यानी कि ऑल इंडिया सर्विसेज अर्थव्यवस्था से संबद्ध थी, उनके मसलों पर अब भारत सचिव को ही भारत के परिषद की राय मानने को बाध्य कर दिया गया था। नंबर थ्री, भारत के गवर्नर जनरल को भारत के सचिव की आज्ञा अनुसार ही कार्य करने के लिए बाध्य कर लिया गया था। और नंबर फोर, नियंत्रण बोर्ड और निदेशक बोर्ड को समाप्त कर दिया गया था। अगर इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के बारे में समझें, जो मैंने आपको शुरुआत में बताया, क्या कि 1853 ईस्वी के चार्टर एक्ट का एक प्रावधान था जिसमें विहित किया गया कि कंपनी को भारतीय प्रदेशों को जब तक संसद चाहे तब तक के लिए अपने अधीन रखने की अनुमति दे दी गई थी। और किसी भी समय इसी एक कानून की वजह से ब्रिटिश संसद ने उसका फायदा उठाया और सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश सरकार को हो जाने की संभावना का द्वार खोल दिया। 1857 ईस्वी की क्रांति ने कंपनी के शासन की जो नीतियां थी, असंतोषजनक जो नीतियां थी, उसको उजागर करने का काम किया और इसी वजह से ब्रिटिश संसद को कंपनी के उसके पद से उसको हटाने का मौका मिल गया। और 1858 का अधिनियम आता है जिसमें कंपनी के शासन को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है। सो स्टूडेंट्स, आगे की बात यही है कि नंबर 5 में अगर देखें तो अब भारत का शासन ब्रिटिश साम्राज्य की ओर से भारत राज्य सचिव को चलाना था, जिसकी सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। अब भारत में शासन से संबंधित सभी कानूनों एवं कार्यवाहियों पर भारत सचिव की स्वीकृति अनिवार्य कर दी गई। मतलब गवर्नर जनरल की सिर्फ शक्ति केवल राज्यों तक ही सीमित रह गई, यानी कोई भी कार्य अगर कराना होता तो पहले उसको परमिशन अब भारत के राज्य सचिव से लेनी पड़ती। भारत राज्य सचिव का सीधे कनेक्शन अब महारानी से था, यानी कि साम्राज्य से था। साम्राज्य अपना शासन भारत पर केंद्रीकृत तरीके से चला रही थी। कोई भी रिपोर्ट वो उसके भारत राज्य सचिव से ही लेती थी और उसको कोई भी ऑर्डर दे देती थी। किसी भी प्रकार के नियमों में अगर सुझाव देना होता गवर्नर जनरल को तो भारत के राज्य सचिव ही देते। तो इस तरीके से अब भारत के राजनीति स्तर पर और प्रशासनिक व्यवस्था में काफी बड़ा बदलाव आया। 1857 की क्रांति के बाद में अंग्रेजों को यह समझ में आने लगा था कि अब भारत में अगर शासन करना है तो कुछ मर्जी हमें भारतीयों की भी माननी पड़ेगी। इसलिए आने वाले समय में अगर आप देखें तो शिक्षा के प्रति और ज्यादा विचार विमर्श किया गया, जबकि 1833 में मैकाले की जो नीति थी उसमें वेस्टर्न एजुकेशन के लिए बहुत बड़े बदलाव लाने की कोशिश की गई, जिसमें राजा राम मोहन राय का बहुत बड़ा समर्थन भी मिला। अब हम वापस आते हैं 1858 के अधिनियम में। नंबर 6 में अनुबंध सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। मतलब अब इस पर नियम तो थे पर उतने नियम नहीं थे जितने की पहले थे, जैसे कि एज का घटा देना। इसको मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री में, विस्तार तरीके से इसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि हम यहाँ पर पॉलिटी पढ़ रहे हैं तो राज्य व्यवस्था में उतना ही सीमित आपको सिलेबस पढ़ाऊंगा जितना आपके लिए जरूरी है। इसलिए ज्यादा अगर उसको एक्सप्लेन करेंगे तो मामला फिर बिखर जाएगा और आप समेट नहीं पाएंगे। इसलिए आगे की बात यही है कि इतना समझ लीजिए कि सिविल सेवा में नियुक्तियां खुली प्रतियोगिता द्वारा की जाने लगी। नंबर 7, अब गवर्नर जनरल क्राउन का यानी कि महाराज या साम्राज्य का प्रतिनिधि हो गया था तथा उसे वायसराय की उपाधि दे दी गई थी। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय बने और इस अधिनियम को भारतीय स्वतंत्रता का
मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। यानी कि 1858 के अधिनियम के तहत लॉर्ड कैनिंग जो 1856 या 1857 में, जब 1856 में आए तो उस समय भारत के गवर्नर जनरल बनकर के आए, लेकिन 57 की क्रांति के बाद 1858 के अधिनियम में उनको वायसराय की पोस्ट दे दी गई। भारतीय स्वतंत्रता का मैग्ना कार्टा भी इसको कहा जाने लगा, क्योंकि भारत की स्वतंत्रता में सबसे बड़ा रोल अगर किसी क्रांति का रहा है तो 1857 की क्रांति का रहा है, जिसमें कई आदिवासी वर्ग थे, कई सिपाही थे, कॉलेज से आने वाले स्टूडेंट थे, सिपाही वर्ग जो कि किसानों के बेटे ही थे, तो वो अपने हालातों को देख करके उन्होंने विद्रोह किया था। इसके बाद में अगर हम बैरकपुर की बात करें, जिसमें मंगल पांडे की बात आती है, मंगल पांडे ही वो सिपाही था जिसने ये बात फैलाई थी कि जो बुलेट है, बुलेट में गाय और सुअर की खाल और चर्बी का यूज किया गया था, जिससे मुस्लिमों और हिंदू धर्म के धार्मिक यानी धर्म भ्रष्ट हो रहा था, जिसकी वजह से दोनों ही धर्म के लोग अंग्रेजों से काफी नफरत करने लग गए थे, जिसकी वजह से एक मामला 57 की क्रांति में ये भी आता है। मैंने कहा ना कि अगर इस पे आएंगे तो बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन हो जाएगा, तो इसलिए इसको सीमित रखते हैं। आइए चलते हैं 1861 के अधिनियम पर। सन 1861 में उसके अधिनियम के प्रावधानों के तहत भारत में प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन हुआ। कौन सी संस्थाओं का गठन हुआ? प्रतिनिधि संस्थाओं का गठन हुआ। इस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम निर्वाचन पद्धति यानी कि इलेक्शन कमीशन को स्वीकार किया गया। इसके बावजूद इसके अधिनियम में अनेक त्रुटियां थी, यानी एरर्स थे। इसके बावजूद भी बहुत सारे एरर्स थे, वो समझते हैं। इस अधिनियम में निम्नलिखित प्रावधान क्या किए गए, पहले वो देख लीजिए। नंबर 1, बंगाल 1862 उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत। अभी उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत 1866 ये कैसे समझ में आएगा? वह पंजाब 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। भारत के बंगाल में 1862 में, उत्तर पश्चिम भारत का जो सीमा प्रांत एरिया है 1866, और पंजाब का 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। ठीक है। नंबर 2, तो क्वेश्चन ये भी आता है कि विधान परिषदों का गठन पंजाब प्रांत में या भारत के उत्तर पश्चिम प्रांत में जो सीमा से लगे हुए क्षेत्र हैं उनमें कब किया गया? तो आप निम्नलिखित तरीकों से उत्तर दे सकते हैं कि बंगाल में 1862 में किया गया, जबकि उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 में किया गया, और पंजाब जो कि है वहां पर 1897 में परिषदों का गठन किया गया था। नंबर 2, भारतीय प्रतिनिधियों को कानून निर्माण करने की प्रक्रिया में शामिल किया गया था। यह पहली बार हो रहा था जब किसी भारतीय प्रतिनिधियों को यह मौका मिल रहा था कि वो निर्माण यानी कानून निर्माण में भी उनको शामिल किया जाएगा। नंबर 3, 1862 ईस्वी में लॉर्ड कैनिंग 3 भारतीय सदस्यों को, जैसे कि दिनकर राव, पटियाला के महाराज और बनारस के राजा को विधान परिषद में मनोनीत किया गया। राष्ट्रपति कई सारे सदस्यों को यानी राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। खेल जगत से करता है, विज्ञान के क्षेत्र से करता है, साहित्य के क्षेत्र से करता है, निम्नलिखित क्षेत्रों से करता है, तो उनको मनोनीत किया जाता है। इसी तरीके से कानून निर्माण विधि में लॉर्ड कैनिंग के द्वारा 3 सदस्यों को मनोनीत किया गया था, और वो कौन थे? दिनकर राव थे, पटियाला के राजा थे, और आपके बनारस के राजा यानी पटियाला के महाराज हुआ, बनारस के राजा थे, जिनको विधान परिषद में मनोनीत किया गया था। ठीक है। नंबर 4, विकेंद्रीकरण यानी डिसेंट्रलाइजेशन। विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया को शुरू करने के लिए जिसमें बंबई और मद्रास को पुनः विधायी कार्य दिए गए थे। अब अगर याद करें चार्टर एक्ट 1833 में, तो ये वही कानून जो कि बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसियों से इनके अधिकार को छीन लिया गया था, कंपनी के द्वारा छीन लिया गया था, वो अधिकार 1861 के अधिनियम में बंबई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंस को वो अधिकार दोबारा दे दिए गए। यानी कि अपने अपने क्षेत्रों में विधिक कानून बनाने के वो अधिकार उनको स्वतः फिर से मिल गए थे। आगे की बात क्या है? प्रांतीय स्वायत्तता यानी कि आप स्टेट जो फ्रीडम था, है ना, वो भी स्वायत्तता मिल गई थी, उस पर जोर दिया गया। नंबर 5, वायसराय को कार्य परिषद के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति दे दी गई थी। यानी 1861 के अधिनियम के तहत अगर बात करें तो
लॉर्ड कैनिंग वायसराय के कार्य परिषद में उसके संचालन में विधि निर्माण के बनाने की उसको अधिकार दे दिए गए थे। जबकि अगर 1858 के अधिनियम की बात करें तो उसमें लॉर्ड कैनिंग जो कि प्रथम वायसराय बने, उनको इतने अधिकार प्राप्त नहीं थे। लेकिन 1861 के अधिनियम में ऐसे अधिकार दे दिए गए कि कुछ चीजों मतलब कार्य परिषद के संचालन के लिए नियम बनाने की शक्ति उनको दे दी गई थी। नंबर 6, लॉर्ड कैनिंग की पोर्टफोलियो प्रणाली को मान्यता दे दी गई थी, यानी कि उनके सिस्टम को मान्यता दे दी गई थी। यानी जो भी वो पोर्टल बनाते थे, पोर्टल में पोर्टफोलियो, उनके प्रणाली को यानी सिस्टम को मान्यता दे दी गई थी। नंबर 7, गवर्नर जनरल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस, अध्यादेश कहता है। अध्यादेश क्या होता है इसको मैं आपको एक अलग वीडियो बना करके समझा दूंगा। अध्यादेश एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें केवल और केवल केंद्र सरकार की ही चलती है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। इतना बड़ा आदेश होता है, जिसमें भारत के राष्ट्रपति के हस्ताक्षर होते हैं इस बात के लिए कि केंद्र सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए गए हैं वो मान्यता राष्ट्रपति दे देता है, फिर उस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। उसको कहते हैं अध्यादेश, यानी कि भारत राजपत्र या उस समय का ऑर्डिनेंस कहा जाता था। आगे की बात क्या करते हैं, जारी करने की शक्ति दे दी गई थी तथा गवर्नर जनरल को वीटो करने की भी शक्ति प्रदान की गई थी। वीटो यानी कि असहमति जताना किसी भी मामले में, ये बहुत बड़ी शक्ति होती है और ये शक्ति आज के टाइम पे बहुत बड़ी शक्ति मानी जाती है। ये तो केवल राज्य क्षेत्र या संघ क्षेत्र की बात आ रही है, लेकिन अगर हम देशों में बात करें तो यूएन देशों में केवल 5 ही ऐसे देश हैं जिनको वीटो प्राप्त है। और वो वीटो किस प्रकार की है, यानी असहमति की, किसी भी मामले पर असहमति जता देना, वो बहुत बड़ा एक वीटो पावर माना जाता है। यही भारत इस प्रकार की सदस्यता पाने के लिए काफी लंबे समय से प्रयास कर रहा है, जो कि उसको सदस्यता केवल एक देश की वजह से नहीं मिल पा रही है, जिसका मेन नाम है चाइना। चाइना हर बार अपने वीटो पावर का यूज करके इंडिया को उस सदस्यता से बाहर कर देता है, जबकि 4 देश जो हैं वो सहमति जताते हैं। लेकिन जब तक सिवाय सारे लोग इस पर सहमति नहीं जताते, तब तक भारत को सदस्यता पाना बहुत ही मुश्किल हो पा रहा है। तो ये होती है वीटो पावर। यहां पर तो केवल संघ और संघ क्षेत्र के जो राज्य हैं उन पे विशेष अधिनियम बनाए गए थे, और इन अधिनियम में 1861 का जो अधिनियम था कुछ हद तक नहीं, काफी हद तक सही भी रहा, और कुछ हद तक कुछ त्रुटियां पाई गई, जो कि उन त्रुटियों के बारे में विस्तार से हम इतिहास में बात करेंगे। इतिहास में जब हिस्ट्री पढ़ रहे होंगे, हिस्ट्री में इस सब्जेक्ट को यानी मॉडर्न हिस्ट्री में हम इसको समझाएंगे। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा ये जो वीडियो था, ये चार्टर एक्ट 1833 से लेकर के अधिनियम 1861 तक मैंने आपको पार्ट वाइज समझाया। आपको इनमें जो भी कमियां रही हों या जो भी आपको चीजें ना समझ में आई हों, मुझसे आप कमेंट बॉक्स पर राइट करके शेयर कर सकते हैं। कहीं अगर मेरी लैंग्वेज में या कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो उसको भी आप शेयर कर सकते हैं बेहिचक। और एक चीज समझ लीजिए, पढ़ाई का स्तर हमेशा विस्तृत होना चाहिए, ना कि शॉर्टकट। शॉर्टकट में कोई फायदा नहीं है बेटा, आप ये समझ लीजिए। कॉपी पेन हमेशा तैयार रखिए, अपने नोट्स बनाइए। नोट्स आपकी आत्मा है, और अगर आत्मा है आपके अंदर तो वो शरीर का साथ देगी, यानी आपकी जिंदगी का साथ देगी। और नोट्स नहीं बने हैं तो बिल्कुल आपके खाली हाथ रहेंगे। इसलिए नोट्स बनाते चलिए, और नोट्स को खरीदिए नहीं कि पता चला वहां से पुस्तिका ले ली, ये पुस्तिका ले ली, वो पुस्तिका ले ली, हजारों पुस्तकों के बीच में खड़े हैं, ज्ञान बिल्कुल नहीं है। इसलिए अपने नोट्स बनाओगे, लिखोगे, पढ़ोगे तो माइंड में आएगा। बात समझ में आ रही है मेरी, है ना? तो बस यही कहना चाहता हूं बेटा कि अच्छे मन से पढ़िए। मेरे वीडियो अगर अच्छे लग रहे हो तो इनको लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। किसी भी वीडियो को, चाहे मेरा हो या किसी और का हो, बेटा देखो पूरा, क्योंकि हर एक वीडियो में कुछ ना कुछ नॉलेज आपको मिलती है। मैं ये नहीं कहता कि मेरा वीडियो बहुत अच्छा है, देखो ऐसा नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो पढ़ाने का उनका तरीका अलग अलग है। मेरा विस्तृत तरीका है, मैं एक एक चीज को लेकर के आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं, ताकि कोई भी ऐसी चीज छूट ना जाए, ताकि आपको एग्जामिनेशन में कोई प्रॉब्लम आए। क्योंकि मैं आपको छोटी क्लिप बना करके नहीं सेंड करना चाहता, मैं आपको धोखे में नहीं रखना चाहता। इसलिए मेरे साथ बने रहिए, आपको जरूर से जरूर फायदा होगा। आने वाले यूपी पीसीएस का एग्जाम जो कि अक्टूबर में हेल्ड है, आपको जरूर से जरूर आपको
फायदा मिलने वाला है। और क्योंकि मैंने कहा कि विस्तृत पढ़ाई का तरीका है बेटा, तो नोट्स बनाते चलिए। ज्यादा बोर नहीं करूंगा आपको। अब मैं आपसे अलविदा कहता हूं। मेरे चैनल पे आने के लिए आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं मैं। और बस यही अंत में यही कहना चाहता हूं, अपने समाज की रक्षा करिए, अपनी रक्षा करिए, अपने परिवार की रक्षा करिए, वातावरण की रक्षा करिए, और आस पास छोटे भाई बहन, स्त्री जो है, मानव जाति का भरोसा जीतिए और हमेशा उदार रहिए। गुस्सा मत करिए, क्योंकि गुस्सा बहुत आता है, इसलिए क्रोध को सीमित रखिए। क्रोध आए भी तो कोई बात नहीं है। व्यक्ति वही अच्छा जो क्रोध को सहन कर ले, व्यक्ति वही अच्छा जो सुख में भी रह करके सुख की क्या कहते हैं ना, उसमें ज्यादा भाव विभोर ना हो। तो ये सारी चीजें ना दिखाओ, अपने आराम से फोकस होकर के पढ़ाई करो। तो अब मैं चलता हूं। बाय बाय एंड थैंक यू। धन्यवाद।